हम भी अब बदलने लगे हैं, शुक्रिया मशौरत भी करने लगे हैं। है वो जान अब हर महफिल की, हम भी घर से कम निकलने लगे हैं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो होने वाली है वो अलग डायरेक्शन में जाने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने तुमको पढ़ाया बंगाल विजय, फिर देखा फिर तुमको बताया मैसूर विजय, लेकिन आज की क्लास जो हमारी होने वाली है वो है मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य का उदय और मराठा साम्राज्य किस प्रकार मुगलों को चुनौती देता है, मराठा साम्राज्य किस प्रकार अंग्रेजों को चुनौती देता है, और अंग्रेजों का मन में पहले से था कि अब मराठा साम्राज्य पे हमारी निगाहें जा रही थी, क्योंकि मैसूर युद्ध में मैंने तुमको बार बार बताया था कि अंग्रेजों का मराठाओं के बीच में झगड़ा, लड़ाई, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, चल रहा था भाई। मैं तुमको पढ़ाऊंगा 1775 से लेकर 1782 के युद्ध, जिस समय एक तरफ अंग्रेज एक तरफ मैसूर के साथ युद्ध लड़ रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहा था। वही रणनीति थी जब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ युद्ध लड़ने के लिए मराठाओं से संधि कर लिया, मराठाओं को दोस्त बना लिया, लेकिन अंग्रेजों का मन में था कि यह मराठा हमारा कभी नहीं होंगे। आज मराठा हमारा दुश्मन है तो कल भी हमारा दुश्मन ही रहेगा, लेकिन अभी इसको यूज कैसे करें, इसको देखते हुए अंग्रेजों ने इसको दोस्त बनाया था मराठा को, क्योंकि मैसूर पे हमला करके मैसूर को पीटकर उसको शांत किया जा सके। और वही हुआ, अंग्रेजों की कूटनीति ये मराठा समझ नहीं पाए और बाद में इनको चल के भुगतना पड़ा। मैं तुमको बताऊंगा 1818 की आखिरी लड़ाई, जब मराठा साम्राज्य को कुचल दिया जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के लिए लोहा चने चबाने के बराबर था, इतनी आसान नहीं थी। आज हम पूरी कहानी समझेंगे। आज की क्लास जो स्टार्ट हो रही है ये हमारी क्लास है मराठा साम्राज्य के बारे में, शिवाजी के बारे में, महान सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे महान एक नायक के बारे में, एक योद्धा के बारे में तमाम चीज़ें देखेंगे। देखो, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, मराठा साम्राज्य की वास्तविक स्थापना कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जो मराठा साम्राज्य की नींव रखा, उनका नाम है शिवाजी। शिवाजी बहुत ही महान शासक हुए और शिवाजी के बारे में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। और शिवाजी, देखो, हमारे देश की जो भी लोग थे, वो महिलाएं हो या पुरुष हो, जो हमारे देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया, योगदान दी, झांसी की रानी से लेकर, अगर हम शिवाजी की बात करते हैं, झांसी की रानी की बात करते हैं, जो लोग गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी, सरदार पटेल की बात करते हैं, जो लोग हमारे देश की आज़ादी में हमारे देश को और डेवलप बनाने में, इस विदेशी लोगों से अपने देश को बचाने के लिए जो काम किया, उसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। मराठा साम्राज्य कहाँ था? दक्कन में था। अब तुम लोगों को दिमाग में सर दक्कन कहाँ है? देखो, बात समझो, ये हो गया अपना भारत, ये हो गया अपना भारत। जो यहाँ, अगर भारत की बात करते हो तुम लोग, अगर भारत की बात करते हो तो यहाँ का जो प्रांत है, यहाँ पे ये है दक्कन का प्रांत। दक्कन, ये क्या है? दक्कन का प्रांत है। और यहीं पे मराठा एम्पायर का विकास हुआ। आज का जो महाराष्ट्र है, यही महाराष्ट्र में, यही मुंबई में जो विकास हुआ था वही मराठा एम्पायर। और मराठा, मैंने तुमको पढ़ाया था पहले, यहाँ मैंने तुमको बताया था यहाँ पे क्या था? मैसूर था, मैसूर। पिछली क्लास में मैंने तुमको स्पष्ट क्लियर कट तुम लोग सबको बताया है कि मैसूर था। मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे कौन था? निज़ाम। यहाँ पे कौन था? निज़ाम। और यहाँ पे मराठा। तो मैसूर पे हमला करने के लिए बार बार अंग्रेजों ने इस निज़ाम से दोस्ती की और मराठा से दोस्ती की, गुट बनाकर और मैसूर पे हमला करते रहे, बार बार करते रहे। इनको पता था कि इस मराठाओं को, इस निज़ाम को हम बेवकूफ़ बनाकर कैसे यूज करें, अंग्रेजों को पता था, इसकी वजह से ही लोग पिटते रहे। लेकिन ध्यान रखना, अब जब मैसूर 1799 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, उसके बाद से अंग्रेजों को लगा नहीं, अब इस निज़ाम को, इस मैसूर को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, निज़ाम तो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजों के सामने जाकर अपना हथियार फेंक दिया। निज़ाम कहता है कि नहीं, हमारी बस की बात नहीं है कि तुमसे लड़ें, हमारी इतनी औकात नहीं कि तुमसे लड़ें, हम लोग मिलकर रहेंगे, तुम्हारे संरक्षण में रहेंगे। पहले ही हथियार फेंक देता है निज़ाम किसी का नहीं हुआ। मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था, ना हैदर की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर पाया, ना अंग्रेजों की मोहब्बत इस वजह से, किसी का नहीं हुआ निज़ाम। और अंततः हैदराबाद के निज़ाम, यहाँ तक कि हमारे देश की आज़ादी के बाद ये हैदराबाद का जो निज़ाम है ना, ये हैदराबाद को कंट्रोल करके बैठा हुआ था। 1947 के बाद अब बोल रहा था नहीं, हमारा जो क्षेत्र है वो कहाँ अभी स्वतंत्र हुआ है, हम लोग तो यहाँ पे आज 200-300 साल से हमारा ही शासन चल रहा है, तो तुम कौन हो हमारे हटाने के लिए? पटेल साहब गए, थप्पड़ मारे, फटाक देश को, निजाम को, चल खाली कर, हटा। हमारे देश में मतलब
पूरा भारत आज़ाद हो चुका है। और यह निज़ाम बोलता है कि हम आज़ाद नहीं हुए हैं भाई। ये निज़ाम ऐसे बोलता है कि इसको पीट कर सुधारा गया पटेल साहब के द्वारा। बहरहाल यहाँ ध्यान दो, ये जो निज़ाम है, निज़ाम तो पहले ही हार मान गया। अब बचा मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य पे अंग्रेजों का अस्तित्व अंग्रेजों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि अंग्रेजों को मराठा साम्राज्य को अपने कंट्रोल में करना लोहे के चने चबाने के बराबर था। इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो शिवाजी ने अपने मराठा साम्राज्य को बनाया था, मराठा साम्राज्य के जो इतना शक्तिशाली था, आधुनिक था, सब तरीका से अंग्रेजों को चुनौती देने में सक्षम था। क्योंकि मराठा साम्राज्य, तुमको बता दूं, 1761 में जो लड़ाई होती है, लड़ाई कौन सी होती है? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया। ध्यान रखना, उससे पहले मराठा को लग रहा था कि हम मुगल एम्पायर को हराकर और भारत में अपना साम्राज्य फैलाएंगे, कि भारत में अपना साम्राज्य फैलाने में हम सक्षम हैं, ऐसे मराठाओं को लग रहा था। लेकिन ध्यान दो, उसके बाद से मराठा समझ चुके थे कि अब नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ समय, लगभग 10 साल तक मराठा फिर अपने शक्ति को पुनर्र्जित किए, पुनः प्रयास किए, और फिर अपने आप को इस प्रकार से डेवलप किए, इस प्रकार से बनाया कि वो अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। उनको याद था कि शिवाजी का एम्पायर है, शिवाजी का साम्राज्य, और शिवाजी जैसे महान योद्धा का साम्राज्य इतना कमजोर नहीं हो सकता। देखो, शिवाजी से पेशवाओं तक, शिवाजी मराठा शक्ति के संस्थापक थे। कौन सा संस्थापक थे? एक महान सैन्य नेता थे। अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों के आने से पहले और पहले से मुगल एम्पायर में अगर हम बात करते हैं तो शिवाजी जैसे महान शासक कोई पैदा नहीं हुआ। शिवाजी जैसे महान शासक कोई पैदा नहीं हुआ। और जो कहते हैं ना गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, जो छिपकर वार करना, गोरिल्ला का मतलब होता है छिपकर वार करना, इसको डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ है शिवाजी का। इन्होंने इसको डेवलप किया था, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली। अंग्रेज बहुत परेशान थे इससे। शिवाजी के बाद उसका उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। शिवाजी जब मृत्यु हुई तो आगे चलकर हर राज्य में वही होता है। देखो, किसी भी राज्य के विघटन का एक ही कारण है कि जब हेड ऑफ स्टेट मरता है, जब हेड ऑफ पावर हटता है, तो उसके बाद से उनके जो प्यादे होते हैं, राजा के मरने के बाद प्यादे लगते हैं बोलने कि मैं बनूंगा राजा, तो मैं बनूंगा राजा। इसी के चक्कर में कोई तीसरा आता है, उनको पीट कर चला जाता है। आगे चलकर पेशवा मराठा राजनीति के सबसे शक्तिशाली पद के रूप में, मतलब पेशवा जो था पहले, देखो एक शिवाजी क्या थे? छत्रपति थे। और शिवाजी जब तक जीवित रहे, छत्रपति का पद बहुत ही मजबूत रहा। लेकिन आगे चलकर छत्रपति का पद नाम मात्र का पद हो गया, और सबसे शक्तिशाली कौन? पेशवा का पद हो गया। ध्यान रखना, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य में पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। देखो, आज के समय में देखो, जैसे राष्ट्रपति हैं हमारे देश में, सारे काम, जितने भी ऑफिशियल काम होता है गवर्नमेंट का, सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। जो आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर सब काम होता है, सिग्नेचर उन्हीं के नाम से होता है। लेकिन काम कौन करता है? वास्तविक पावर किसके पास है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो तुम लोग ध्यान रखना, मोदी जी के पास पावर नहीं है। पावर किसके पास है? जो कार्यकारी पावर है उसको द्रौपदी मुर्मू जी के, लेकिन वास्तविक पावर मोदी जी के पास है। वैसे यहाँ था छत्रपति, जो पहले था छत्रपति बहुत पावरफुल था, लेकिन धीरे धीरे पेशवा पावरफुल होने लगा। बात वही है कि कुर्सी पर तुम बैठे हो और रिमोट कोई और चला रहा है, तो वही है, कुछ ऐसा ही है कि कुर्सी पर तो छत्रपति बैठा है, लेकिन रिमोट किसके पास में? पेशवा के पास में। तो धीरे धीरे पेशवा की शक्ति, सब चीज़ मैं तुमको सारे चीज़ एक एक करके बताऊंगा किस प्रकार छत्रपति का पद डाउन होता है, पेशवा का पद बढ़ता है। तुम लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत आओ। 18वीं शताब्दी के मराठा शक्ति का तेजी से विस्तार हुआ। मतलब मराठा शक्ति जो शुरुआती दौर में तो मराठा शक्ति बहुत पावरफुल हो चुका था, बढ़ रहा था, क्योंकि मराठा शक्ति का संस्थापक भी था। तो कोई ऐरा गैरा थोड़ी था जो मराठा राज्य को स्थापित किया था। इनका नाम था शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। अब शिवाजी के बारे में हर बालक को पता है, शिवाजी जैसे एक महान योद्धा, एक महान सैनिक कोई पैदा नहीं हुआ। देखो, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? शिवाजी। इनका जन्म हुआ था 1630 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई 1680 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम था शहाजी भोसले। एक देखो, मैं तुमको आगे बताऊंगा कि जो मराठा एम्पायर था उसमें भोसले भी आते हैं, उसमें सिंधिया भी आते हैं, उसमें होलकर भी आते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। इनकी माता जी का नाम था जीजाबाई। ठीक है, इतनी देखो, कुछ चीज़ें फैक्चुअल है। आज की क्लास हमारी जो होने वाली है वो कंसेप्ट के साथ फैक्चुअल भी डाटा रहेगा, क्योंकि आज की क्लास में तुम लोग को एक ब्रीफ देने वाला हूँ कि कौन पेशवा कब रहा, छत्रपति कब रहे, एक एक करके कहानी समझाने वाला हूँ। शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की।
और 1774 ईस्वी में रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ ध्यान रखना, 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक का मतलब होता है उनको तिलक लगाकर कहा जाता है कि अब आप इस साम्राज्य के राजा होंगे। कहाँ होता है ध्यान रखना, रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक उनको राजा बनाया जाता है कब, 1774 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्रीलिम्स में आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होता है जो तुमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ उसको रट लेना है, इतना ही तुम्हारे लिए है। उन्हें छत्रपति की उपाधि भी मिली थी। छत्रपति मैं तुमको बता रहा हूँ, शिवाजी संस्थापक थे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान, देखो अष्टप्रधान एक परिषद था जिसमें 8 महत्वपूर्ण लोग थे और उनको विभिन्न प्रकार के कार्यभार दिए जाए। जैसे पेशवा थे, प्रधानमंत्री था, इसी प्रकार से विभिन्न 8 पद थे, इसको अष्टप्रधान कहा गया। तो ध्यान एग्जाम में पूछता है कि किसके शासनकाल में अष्टप्रधान जैसे सिस्टम थी, तो शिवाजी के शासनकाल में थी अष्टप्रधान। तो देखो कुछ चीज़ें हैं तुमको लग रहा होगा कि सर आज जो पढ़ा रहे हो अपना तो बहुत हमको फैक्चुअल डाटा मिल रहा है। देखो आज की क्लास हमारी होने वाली है, उसमें कंसेप्चुअल के साथ साथ, कंसेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल डाटा भी है। तुमको फैक्ट रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। देखो संभाजी और राजाराम, देखो संभाजी कौन थे, संभाजी और राजाराम दो। देखो शिवाजी, जो शिवाजी थे इनके 2 बेटे थे। अगर हम शिवाजी के बाद की बात करते, इनके 2 बेटे हुए, इनके 2 बेटे हुए। एक का नाम था संभाजी, एक का नाम था राजाराम। देखो एक का नाम था संभाजी महाराज, ये सबसे बड़ा बेटा, शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। राजाराम छोटे बेटे थे। कौन थे, छोटे बेटे। इथे छोटे बेटे, इथे बड़े बेटे, संभाजी। तो संभाजी को गद्दी मिला। संभाजी समझो, जब शिवाजी की मृत्यु होती है, शिवाजी की 1680 ईस्वी में की मृत्यु होती है, शिवाजी की मृत्यु होती है, उसके बाद से संभाजी को गद्दी मिलता है। संभाजी को गद्दी कब मिलता है, तो 1680 ईस्वी में इनको गद्दी पर बैठाया जाता है। और देखो अंग्रेजों ने इनको 1689 ईस्वी में ये मारे जाते हैं, अंग्रेजों के द्वारा नहीं। उस टाइम देखो मुगल एम्पायर था, अंग्रेजों का प्रभाव हो रहा था, तो इनको युद्ध, देखो राजाओं का मृत्यु ज़्यादातर युद्ध में ही होता है, युद्ध की परिस्थितियों में होता है, तो इनकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। संभाजी मारे जाते हैं, यह 1689 ईस्वी के बाद। अब 1689 में जब संभाजी मारे जाते हैं तो इनके शिवाजी के छोटे बेटे, इनका नाम था राजाराम, इनको गद्दी दिया जाता है। तो 1689 से लेकर इन्होंने 1689 से लेकर और 1700 ईस्वी तक, इन्होंने 1700 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य का कार्यभार संभाला, छत्रपति का पद संभाला। छत्रपति क्योंकि बाप छत्रपति तो बेटा छत्रपति, शिवाजी छत्रपति तो उनके बेटा भी छत्रपति हुआ करता था। संभाजी महाराज थे, उनके बाद राजाराम थे। संभाजी महाराज की मृत्यु 89 में हो गई, उसके बाद इनका बेटा को मौका मिला और बेटा ने 1700 ईस्वी में गद्दी संभाला। ये ध्यान रखना। अब संभाजी के एक संभाजी के पुत्र थे, इनका नाम था साहू, इनका नाम था साहू जी महाराज। इनको साहू जी के नाम से जाना जाता है, साहू जी महाराज के नाम से जाना जाता है। अब जब 1700 ईस्वी की बात है, अभी 1700 ईस्वी की बात है कि मुगल एम्पायर में सबसे महान शासक था औरंगजेब, जिंदा था, और औरंगजेब ने साहू जी को बंदी बना लिया था, और कारागार में डाल दिया था। अब साहू जी कहाँ थे, औरंगजेब के कंट्रोल में थे, कारागार में थे। और तभी इनकी पिता की मृत्यु हो गई, संभाजी को 1700 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और संभाजी के बेटे थे साहू जी, पहले से कारागार में थे, और संभाजी की मृत्यु 1680 में हो गई थी। इसके बाद से राजाराम बने थे, राजाराम की भी मृत्यु 1700 ईस्वी में इनको मार दिया गया, मर गया 1700 ईस्वी में। इसके बाद से इनकी पत्नी थी, राजाराम की पत्नी थी, उनका नाम था ताराबाई। क्या नाम था, ताराबाई। अब ताराबाई को गद्दी दिया गया। ताराबाई को गद्दी दिया क्या गया, मजबूरी था, क्योंकि जो राजाराम का बेटा था नाबालिग था, नाबालिग बेटे को बैठा कर गद्दी पे, और इन्होंने ताराबाई ने शासन किया। कब तक किया, तो 1707 तक इन्होंने शासन किया। क्योंकि उस टाइम जो ताराबाई की भतीजा था साहू, क्योंकि ताराबाई के हस्बैंड थे राजाराम, इनके भाई संभाजी के बेटा था साहू, लेकिन बहुत योग्य था, होशियार था, शासन करने लायक था, लेकिन कहाँ था, औरंगजेब ने उसको कारागार में डाल दिया था। अब समझो, औरंगजेब ने उसको कारागार में डाल दिया, अब विकल्प था ही नहीं। तो राजाराम क्या, एक नाबालिग बेटा था, वो छोटा था उस टाइम, उसका उम्र 8-10 साल हुआ होगा। 8-10 साल के बच्चे को गद्दी पर बैठा कर, और ताराबाई ने
शासन शुरू की। लेकिन तब तक 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब मुगल एम्पायर कमजोर पड़ जाता है। कि मैं तुमको पहले बताया था कि मुगल एम्पायर का पतन पिछली क्लास में, किस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी उतना सफल नहीं हो पाए, उतना अच्छे पैदा नहीं हुए, उतना कारगर नहीं हो पाए कि अपने मुगल एम्पायर को बचा सके, और उनके बीच युद्ध की शुरुआत होती है, द्वंद्व की शुरुआत होती है। उसी में क्या होता है, शाहू जी को छोड़ दिया जाता है कि शाहू जी अब जाओ, औरंगजेब तो मारा गया, अब आपको हम पकड़ के नहीं रखेंगे, अब जाओ मराठा एम्पायर में जाओ, अपने घर पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शाहू जी कहाँ आते हैं, शाहू जी आते हैं, शाहू जी जब आते हैं कहाँ आते थे, मराठा एम्पायर जो था, मराठा एम्पायर कहाँ आते हैं, अपने मराठा साम्राज्य में आते हैं। जब मराठा साम्राज्य में आते हैं और राज्य में आते हैं, अपने राज्य में आते हैं, तो देखते हैं कि मेरा गद्दी पे ताराबाई बैठी हुई है। तो उन्होंने प्यार से कहा कि चाची जी मैं आ चुका हूँ, मुझे पहचान रही हो, शिवाजी की नाती हूँ। नहीं पहचाना, अरे मैं साहू हूँ, आप गद्दी छोड़ दो। अब ताराबाई को तो गद्दी की आदत लग गई थी। अब ताराबाई भी सोच रही है, भाई तुम मेरे भतीजे हो और मैं तुम्हारा चाचा राजा राम की पत्नी हूँ, अब मेरा भी बेटा है लेकिन छोटा है, लेकिन क्या दिक्कत, उसको गद्दी पे बैठा मैं शासन कर रही हूँ, तुमको क्या, तुम हटो निकलो, तुम आओ यहाँ से। मतलब ताराबाई अब गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी मराठा एम्पायर की। साहू जी आ चुके थे, साहू जी और ताराबाई में युद्ध होता है। अब युद्ध होना लाजमी है क्योंकि अब संघर्ष होना तय था, क्योंकि अब समझ में आ चुका था कि नहीं अब हम छोड़ेंगे नहीं, समझ में आ चुका था कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब हम छोड़ेंगे नहीं। और ताराबाई भी अपने गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जिसको सत्ता की लत लग जाती है बाबू, जिसको गद्दी की लत लग जाती है, जिसको पावर की लत लग जाती है, जिसको सत्ता की आदत हो जाता है, वो अपने सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता। एक बात ध्यान रखना, अगर तुमको कोई अधिकार मैंने दिया और फिर उस अधिकार से तुमको वंचित किया तो तुम विद्रोह कर दोगे, क्योंकि तुमको लत लग गया है। आज तुम मोबाइल फोन, आज से 20 साल पहले किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था तुम्हारे गांव में, और ना तुम्हारे पास हुआ होगा। तुम तो उस टाइम हो सकता है कि तुम 5 साल 6 साल 7 साल का रहे होगे उस समय, लेकिन ध्यान दो, लेकिन जब तुमको मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास नहीं था, तुमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब तुमको मोबाइल फ़ोन दे दिया गया और उसके बाद से तुम्हारा उस मोबाइल फ़ोन को वापस लिया जा रहा है हमेशा के लिए, तुम क्या करोगे, क्रांति करोगे, विद्रोह करोगे, क्योंकि लत लग गया तुमको लत लग गया फ़ोन का, तुमको लत लग गया इस नेट का, इस इंटरनेट का लत लग गया तुमको, तो तुमको क्या, तुम विद्रोह कर दोगे कि नहीं हमको चाहिए, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हमको लत लग गया है। वही होता है प्यार मोहब्बत में लोग आत्महत्या क्यों करता है, क्योंकि एक दूसरे का लत लग जाता है, एक दूसरे का लत लग जाता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। लड़की बोलती है लड़के के बिना नहीं रह पाएंगे, लड़का बोलता है लड़की के बिना नहीं पाएंगे, लेकिन लड़की का चाचा लड़के का मौसा तैयार नहीं है दोनों को शादी कराने के लिए। फिर क्या होता है, किसी एक को सुसाइड करना पड़ता है, कोई एक दबाव में आकर शादी भी हो गया, लेकिन दूसरा उसके याद में सुसाइड कर लिया, या उसके याद में जिंदगी भर शादी नहीं किया। तमाम चीज़ें ऐसे देखने को मिलता है। तो क्या है, एक है लत, इसको कहते हैं कनेक्ट। जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वैसे हो गया जैसे मोबाइल फ़ोन। जो ताराबाई हैं, तो ताराबाई को भी इस गद्दी का लत लग गया है, इस सत्ता का लत लग गया है, इस रुबाब का लत लग गया है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और साहू जी आकर बैठे हुए हैं कि नहीं अब चाची जी अब अपनी गद्दी छोड़िए, अब हमको मौका दीजिए, मैं आ चुका हूँ, मैं अपने राज्य को बचाने के लिए आज 10 साल जेल में था, औरंगजेब के कारागार में था, अब तो मुझे मौका दीजिए, हटिए गद्दी से। लेकिन ताराबाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो मराठा साम्राज्य से संघर्ष होना तो कम, देखो इनके बीच में ही अब द्वंद्वता की शुरुआत होती है। ताराबाई थी, मानने के लिए तैयार नहीं थी, और साहू जी थे, उनको चाहिए, तो इनकी ताराबाई का अब इनके बीच लड़ाई होगा। यहाँ देख लो, पहले राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया और 1700 से 1707 तक उन्होंने मराठा शक्ति को संभाला, औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और मराठा शक्ति को समाप्त करने में मुगल असफल रहे। मगर ताराबाई का भी नेतृत्व हुआ। तो देखो ताराबाई भी थी, इतना कमजोर नहीं थी, राजा राम की पत्नी थी, वो भी शिवाजी के कुल की थी, कुलवधू थी। तो ध्यान रखना, अब बात को समझो, इन्होंने नेतृत्व संभाला, लेकिन अगर इनसे योग्य कोई आता है, अगर साहू जी महाराज अगर बोलते हैं कि तुम अपने बेटे को हटाओ, अब गद्दी मुझे संभालना है, तो ताराबाई को साहू जी को देना चाहिए था, लेकिन साहू जी को यह गद्दी देने के लिए ताराबाई तैयार नहीं थी। अब साहू जी महाराज आ चुके थे और साहू जी महाराज स्पष्ट बोल दिए थे कि चाची जी अब गद्दी नहीं दोगी तो हमारे बीच आपके बीच युद्ध होगा। साहू जी ने स्पष्ट रूप से 1707 ईस्वी में युद्ध की कमान
बोल दी कि अभी हम लोगों के बीच युद्ध होना तय है, अगर आप नहीं मानोगे तो युद्ध होगा। वही होता है 1707 के बाद मराठा उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है कि हम मैं राजा बनूंगा तो मैं राजा बनूंगा। संभाजी के पुत्र शाहू को मुगलों ने बंदी बना लिया था और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद शाहू को मुक्त कर दिया गया और शाहू ने मराठा सिंहासन पर अपना दावा किया और खेड़ के युद्ध 1707 ईस्वी में खेड़ के युद्ध होता है। एक तरफ चाची जी थी जिनका नाम था ताराबाई, दूसरी तरफ उनका भतीजा था शाहू। अब दोनों के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खेड़ के युद्ध। और खेड़ के युद्ध में ताराबाई की सेना को शाहू जी ने पराजित किया। इसके बाद से शाहू जी मराठा शक्ति का राजनीति में प्रमुख रूप से उभरे और इनको छत्रपति बनाया गया, क्योंकि छत्रपति जो थे बाप छत्रपति, इनके दादा छत्रपति, अब ये भी तो छत्रपति ही होंगे। ठीक है, इन्होंने कारागार में जिंदगी गुजारी, कुछ समय इन्होंने कारागार में बिताया, लेकिन अब तो इनको राजा बनना तय था। तो गद्दी, अब देखो इस प्रकार देखो, शाहू जी महाराज का उदय होता है और शाहू जी मराठा साम्राज्य के गद्दी पे बैठते हैं। शाहू जी ने गद्दी पे बैठा, फिर सोचा कि देखो अब शाहू जी की उम्र हो गई थी, अब शाहू जी की भी उम्र हो गई थी। शाहू जी सोच रहे थे कि अब सारी शक्ति, अब जिस प्रकार शिवाजी ने छत्रपति के रूप में गद्दी संभाल कर और सारी शक्ति अपने आप में कंट्रोल कर और राज्य को एक दिशा दिया था कि मुगल जैसे शक्ति, औरंगजेब जैसे महान और औरंगजेब जैसे आक्रमणकारी और औरंगजेब जैसे शासक भी मराठा साम्राज्य को झुका नहीं पाया था। ये शिवाजी का काम था। शिवाजी बहुत ही योग्य थे। तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच में तो लड़ाई होती थी, लेकिन अब शिवाजी इतना योग्य थे कि औरंगजेब शिवाजी और मराठा साम्राज्य को छू भी नहीं पाया था। 1707 में असफल अधूरा इच्छा लेकर औरंगजेब इस दुनिया से चल बसा। लेकिन ध्यान दो, छत्रपति शाहू का शासनकाल की शुरुआत होता है। छत्रपति जब बनते हैं इनको लगा कि नहीं, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब नवाब को मौका दिया जाए। और इन्होंने एक बालाजी विश्वनाथ नाम का एक व्यक्ति था, उसको इन्होंने नवाब बनाया, नवाब के पद दिया। नवाब मतलब देखो, नवाब कहना सही नहीं, इसको पेशवा को, क्योंकि नवाब पावर तो बंगाल में था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इनको कहा पेशवा को। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। तो छत्रपति शिवाजी ने अपने अष्ट प्रधान का एक सबसे प्रमुख व्यक्ति, उसको पेशवा कहा जाता था, पेशवा को मौका दिया। शाहू का शासन लगभग 1708 से 49 तक रहा। मतलब शाहू छत्रपति के रूप में इन्होंने 1707 में गद्दी संभाली, 1707 में आया, मान लो 1708 से लेकर 1749 तक, जब तक जीवित रहे, छत्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। छत्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। ध्यान दो, उन्होंने योग्य प्रशासन के लिए बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया, कहा कि सबसे योग्य आप ही हो और आप ही हमारा पेशवा रहोगे, जो 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक पेशवा रहे। बालाजी विश्वनाथ को लगा कि नहीं, छत्रपति शाहू जी को लगा कि नहीं, बालाजी विश्वनाथ से बेहतर कोई नहीं होगा और इनको पेशवा बनाएगा। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है बीपीएससी में मिलाने के लिए कि पेशवा मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, छत्रपति मतलब क्या होता है, तमाम चीजें ऐसे आता है। तो तुमको मराठा साम्राज्य के बारे में हल्का फुल्का तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे पेशवा का पद अत्यंत शक्तिशाली हो गया और आगे चलकर वास्तविक सत्ता पेशवाओं के हाथों में चला गया। क्योंकि देखो, जब सरकारें गठबंधन की होती है तब तक राष्ट्रपति का पावर बढ़ जाता है, प्रधानमंत्री का पावर कम हो जाता है। लेकिन ध्यान दो, लेकिन जब तक सरकारें मजबूत होती हैं तब तक राष्ट्रपति का पावर कम और प्रधानमंत्री का पावर बहुत हाई रहता है। वही है यहाँ पे। अब देखो, जो छत्रपति हैं युद्ध लड़के अपने चाची को हराकर, अपने भतीजे को वहां से, अपने चाचा के बेटे को हटाकर खुद गद्दी संभाले हुए हैं। तो इनको लगा कि इनका उम्र भी हो चुका था शाहू जी महाराज। इन्होंने पेशवाओं को मौका दिया और पेशवा को मौका दिया तो वही हुआ। कुर्सी पे तो बैठे हैं छत्रपति शाहू जी, लेकिन रिमोट कहाँ चला गया? पेशवाओं के हाथ में। अब जो कुर्सी का इस्तेमाल हो रहा है वो रिमोट से हो रहा है। रिमोट का इस्तेमाल कौन कर रहा है? पेशवा कर रहा है। पेशवा प्रधानमंत्री, वो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। तो 1713 से 1720 ईस्वी में पेशवाओं की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर पेशवा बहुत मजबूत हुआ। इसके बाद से जो पेशवा बनता है 1720 ईस्वी के बाद, सबसे इतिहास का सबसे शक्तिशाली मराठा एम्पायर को सुसज्जित और सबसे संगठित करने वाला जो पेशवा बना उसको कहते हैं बाजीराव प्रथम। तुम लोग एक फिल्म देखे होगे बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में जो फिल्म में जो किरदार निभाया गया है, अब बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जो जोड़ी दिखाई गई है, अब बाजीराव और मस्तानी की जोड़ी, तो वही बाजीराव कौन है? वही बाजीराव प्रथम है, जिसको 1720 ईस्वी में मराठा एम्पायर की गद्दी के पर बैठाया गया था पेशवा के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में। उसी पे फिल्म बनाया गया बाजीराव मस्तानी। ध्यान रखना। तो 1720 में
बाजीराव प्रथम, इसको कहते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, इसको बाजीराव प्रथम, या तुम्हारी भाषा में तुम लोगों के लिए समझने के लिए बाजीराव मस्तानी, क्योंकि बाजीराव ही था, इसकी पत्नी थी मस्तानी, इसको बाजीराव मस्तानी भी कहा जाता है। ध्यान दो, 1713 से लेकर 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ बने। इसके बाद से 1720 से लेकर 1740 तक, 1720 से लेकर 1740 तक जिसका शासन रहा वो था बाजीराव प्रथम। और देखो, बालाजी बाजीराव जिसको नाना साहब कहते हैं, अब इनके बाद 1740 के बाद जो गद्दी पर जिनको मिला, जिनको पेशवा बनाया गया, वो पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव, जिसको इतिहास में नाना साहब के नाम से जानते हैं, जो 1740 से 1761 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। उसके बाद से जिन्होंने पेशवा का पद संभाला उनका नाम था माधवराव प्रथम, 1761 से लेकर 1772 तक ये गद्दी पर रहे। इनके बाद से जो गद्दी संभाला उसका नाम था नारायण राव, और नारायण राव बहुत कम समय के लिए गद्दी पर है, क्योंकि नारायण राव का जो हत्या कर दी गई, नारायण राव को हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद इनको गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद से इनका बेटा माधवराव द्वितीय गद्दी पर बैठता है। इसके बाद से बाजीराव द्वितीय, मतलब देखो, जो बाजीराव द्वितीय था 1796 से लेकर 1818 तक गद्दी पर रहा। लेकिन तमाम चीजें रही, धीरे धीरे पेशवा का पद तो मजबूत होता गया, लेकिन पेशवाओं की योग्यता कम होती गई, क्योंकि एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मराठा एम्पायर के पेशवा थे, तो दोनों के बीच में लड़ाई होना तय था, युद्ध होना तय था। लेकिन पेशवा समझ नहीं पा रहे थे अंग्रेजों को कैसे हम जीते, अंग्रेजों को कैसे हम लड़े। 1818 के लड़ाई में अंग्रेजों ने पीट कर इन पेशवाओं को खत्म कर दिया, मराठा एम्पायर को कंट्रोल कर लिए। तमाम चीजें हैं, लेकिन देख लो, एक क्रम देख लो, ये तुमको याद रखना है कि कब कौन पेशवा बना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे प्रीलिम्स में, फिर मत बोलना सर आपने पढ़ाया नहीं था, सर हम रटे कैसे। भाई तुमको रटना पड़ेगा, अगर तुम लोग रटोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, अगर तुम याद नहीं रखोगे कब कौन रहा, तो तुमको कुछ नहीं याद नहीं रहना वाला। कहते हो कहानी में बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम लोगों को भी करना है, तुम लोग नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जो चीज़ है वो तुमको करना है, और तुमको करना पड़ेगा। देखो, बाजीराव प्रथम वही है बाजीराव मस्तानी के बारे में। देखो, बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक गद्दी संभाला। शाहू के शासनकाल में पेशवा बने और मराठा साम्राज्य के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत योग्य थे, तेज गति वाली घुड़सवारी सेना के लिए प्रसिद्ध थे, और मुगल शक्ति के कमजोर होने का लाभ उठाया और मराठा प्रभाव को उत्तर भारत तक फैलाया। दिल्ली चलो की नीति के माध्यम से मुगल सत्ता पर दबाव बनाया। इनका स्पष्ट था, हमको दिल्ली चलना है। जो बाजीराव मस्तानी थे, बाजीराव प्रथम थे, इनका था कि नहीं, मुगल एम्पायर को हमको तोड़कर फेंक देना है। बहुत देखो, 1700 बता रहा हूं तुमको, 1720 से लेकर और 1740 तक इनका काल रहा। इनके काल में लग रहा था, इनके काल में ऐसा लग रहा था, इनके शासन काल में लग रहा था कि नहीं, अब तो मुगल गए, क्योंकि अब मुगल का सत्ता, अब मुगल के 1707 के बाद से, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से इनकी इस गद्दी, अब मुगलों के जो साम्राज्य था बहुत कमजोर पड़ता जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मुगल अब गए, अब मुगल को बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो 1761 में एक बाहर से आया हुआ आतंकवादी, एक बाहर से आया हुआ लुटेरा, एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो आकर 1761 पद की लड़ाई में आया, एक बाहर का व्यक्ति, एक बाहर का लुटेरा, अहमद शाह अब्दाली आता है, और भारत में जो मराठा स्वप्न देख रहा था कि हम मुगलों को हराकर और मुगलों को पराजित करके हम दिल्ली चलेंगे, क्योंकि बाजीराव प्रथम का एक ही ख्वाब था, दिल्ली चलो, मतलब दिल्ली पर कंट्रोल करो, पूरे उत्तर भारत पर कंट्रोल करो। उनका स्वप्न ध्वस्त हो गया, क्योंकि पानीपत की लड़ाई में एक विदेशी आकर इनको पीट के चला जाता है, और विदेशियों से हार जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली ऐसा पीटा, तो ये अहमद शाह अब्दाली के साथ पीटने के बाद, युद्ध के बाद, पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1761 की लड़ाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पे जो गद्दी स्थापित होगा, भारत पे जो राज्य करेगा, इतना तो कंफर्म हो गया कि अब मराठा नहीं करेंगे। कौन करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका जिम्मेवारी और इसकी गारंटी 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई ने नहीं दी, लेकिन तीसरी लड़ाई ने इतना तो क्लियर कर दिया कि अब मराठा भारत को संभालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो ख्वाब था, बाजीराव प्रथम का ख्वाब था, वो ख्वाब बन के रह गया, क्योंकि इसके बाद से जो राजा हुए, नाना साहब हुए, जो भी लोग आए गद्दी बैठे, उतना योग्य नहीं रहा। इनके बीच में आंतरिक लड़ाई की शुरुआत हुई। वही आंतरिक लड़ाई अंग्रेजों को फायदा होता है।
बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से जानते हैं। इनका कार्यकाल 1740 से 1761 तक रहा और मराठा शक्ति अपने चरम पर विस्तार पर पहुंची बालाजी बाजीराव नाना साहब के काल में। 1761 के पानीपत के युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली एक तरफ मराठा थे और मराठा इस युद्ध में हार गए और मराठा के युद्ध में हारने के बाद माधवराव प्रथम 1761 में गद्दी पर बैठता है। पानीपत के बाद मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया और देखो माधवराव प्रथम ने पानीपत के हारने के बाद इन्होंने काम किया अपने ऊपर, पुनः अपने शक्ति को संगठित किया, प्रशासन और सैन्य शक्ति को मजबूत किया और मराठा साम्राज्य का पुनरुत्थान किया। मतलब मराठा साम्राज्य को पुनर्संगठित किया, सेना बनाई। इनका था कि नहीं, हम हारे हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं हारे हैं, हमको जीतना है। और इन्होंने पूरा, जो माधवराव प्रथम था, उन्होंने 1761 से 1772 तक अपने शक्ति को लगभग 10 साल लग गया, फिर से अपनी शक्ति को पुनर्स्थापित किया, अपने पावर, अपने सेना, हर चीज बनाई। इनका था कि नहीं, अब देखो एक तरफ तो अहमद शाह अब्दाली पीट चुका था, अब इनका था कि नहीं, अब एक ही शक्ति इनके सामने चुनौती बन के खड़ी थी, वो था अंग्रेज। अब अंग्रेजों के साथ लड़ाई युद्ध था, अंग्रेजों के साथ लड़ाई तो कन्फर्म था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो भी समझ रहे थे। जो अंग्रेज थे उनको पता था कि इनको हराना है तो इनके बीच फूट डालना पड़ेगा, इनके बीच फूट डालो और राज करो की नीति पे काम कर रहे अंग्रेज जो काम कर रहे थे। इनको पता था कि इनको हराना है तो इनके बीच में षड्यंत्र। उसके बाद से षड्यंत्र की शुरुआत होती है। जो नारायण राव की हत्या होता है, तो नारायण राव की हत्या जो होता है वो एक षड्यंत्र के थ्रू ही होता है, क्योंकि उत्तराधिकार के लिए युद्ध की शुरुआत हो गई। उत्तराधिकार के लिए युद्ध की शुरुआत हो गई और जब जिस राज्य में अगर षड्यंत्र होता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध की शुरुआत होती है, वह राज्य टिक नहीं पाता है। नारायण राव 1700 देखो, एक साल में 1772 से लेकर 73 में नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। क्यों की जाती है? अल्पकालीन शासन रहा। उनकी हत्या के बाद राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि अब हत्या की शुरुआत हो गई कि तुम हटो, तुमको मार दो और खुद गद्दी पर बैठो। माधवराव द्वितीय 1774 से 1795 तक गद्दी पर बैठता है और उनके समय में मराठा राजनीति में कई शक्तिशाली सरदार सक्रिय हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे नवाब की गद्दी, जैसे जैसे पेशवा की गद्दी कमजोर होती है, वैसे वैसे सरदार का पावर बढ़ता है। इनका जो पावर बढ़ा। इनके पावर बढ़ने की वजह से अब देखो, जो बाजीराव द्वितीय था 1796 से 18 तक अंतिम पेशवा था, कि इसके बाद से पेशवा का पद अंग्रेजों ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मराठा साम्राज्य का युद्ध होता है तो फिर खत्म कर दिया, इस पद को खत्म कर दिया जाता है और अंग्रेजों के साथ संघर्ष में मराठा शक्ति कमजोर पड़ गई और 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया, मतलब अंत हो गया। जो मराठा एम्पायर का जो सबसे महान पद था, जो प्रधानमंत्री कहा जाता था, उस पद को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया गया। अब कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि अब देखो जो प्रधानमंत्री का पद है, अब जो पेशवा का पद है, पेशवा, जिसको हम आज के समय इसको हम पीएम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? पीएम। जो मराठा साम्राज्य का पीएम था, जो प्रधानमंत्री था, इस पद को 1818 में जब खत्म कर दिया जाता, बचा ही क्या बचा? अंग्रेजों ने इस पद को ही खत्म कर दिया, कुछ बचा ही नहीं था। अगर हम बात करते हैं प्रमुख मराठा शक्ति, मराठा में कौन कौन थे? जैसे मान लो जो पुणा महाराष्ट्र में एक शहर है पुणा, वहाँ पे जो है पेशवा वहीं के थे, पुणा के पेशवा थे। ग्वालियर है, जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, वहाँ के कौन थे? सिंधिया थे। इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर के कौन थे? होलकर थे। और नागपुर के कौन थे? भोसले थे। और बड़ौदा के कौन थे? गायकवाड़ थे। याद रखना भाई, इसको तुमको पूना के ग्वालियर, इंदौर के नागपुर, बड़ौदा, तमाम चीज़ें तुम इसको याद रखना। देखो मराठा एम्पायर में जो था वो कौन क्या था, और मराठा शक्ति आज के जो मध्य प्रदेश है उसका भूभाग, महाराष्ट्र के भूभाग को मिलाकर इसको बनाया गया था। तो पेशवा पूना का था, सिंधिया ग्वालियर का था, होलकर इंदौर का था, भोसले नागपुर का था, गायकवाड़ बड़ौदा का था। ये चीज़ें याद रखना प्रीलिम्स की। तुम्हारे बीपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा, मान लो 73 बीपीएससी में, अगर इसको मैचिंग करने के लिए आ जाता है तो तुम यहाँ पे गड़बड़ाना मत भाई, इतना क्लियर कर लो, याद कर लो, तुम नोट करते जाओ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। पीपीटी तो मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से तुम देख लेना, लेकिन यहाँ से जो कुछ चीज़ें हैं और तुम लोग देख लो, समझ लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देख लो, ये तो तुमको क्यों की रिविजन के लिए लगा दिया हूँ थोड़ा सा, कि कौन शिवाजी के बाद कौन आया, फिर कौन आया, ताराबाई, फिर साहू आए, फिर पेशवा का उदय होता है, फिर बाजीराव प्रथम आते हैं, फिर नाना साहब आते हैं, फिर पानीपत की लड़ाई होती है, फिर माधवराव, फिर बाजीराव द्वितीय। इस प्रकार मराठा एम्पायर का अंत होता है। ये तुम लोगों के लिए थोड़ा क्यों है, तो क्वेश्चन देख लो, कुछ क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखोगे, मेन है तुम्हारा मेन है एग्जाम पास करना, कथा कहानी तो दूसरी बात है, एग्जाम पास करना।
क्वेश्चन देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तुमको PYQ में मिलेगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? संभाजी? नहीं। साहू? अरे नहीं। बाजीराव? नहीं। कौन था बताओ भाई, तुम लोग भी कमेंट करो। शिवाजी। शिवाजी की राज्याभिषेक कब किया गया बताओ? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में किया गया, ठीक है। प्रथम शक्तिशाली पेशवा कौन था? सबसे शक्तिशाली था, उसको कहते हैं बाजीराव प्रथम, जिसका शासनकाल 1720 से लेकर 40 तक रहा। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। किसने की? एक तरफ अहमद साहब दाली था, दूसरी तरफ मराठा सेना थी। मराठा सेना हार गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है और देख लेते हैं, और उसके बाद से हम लोग आज का क्लास का एंड होगा। देखो, ग्वालियर का प्रमुख मराठा घराना कौन सा था? मैं तुमको पहले ही बताया था। देखो, कुछ चीज़ें हैं तुम लोग को ध्यान देना है, कुछ चीज़ें हैं तुम लोग को ध्यान देकर उस पर काम करना है। बिना तो अगर तुम लोग ध्यान नहीं दोगे, तुम आंसर नहीं दे पाओगे। तो मतलब वही है, तुम लोगों को कहने का मतलब वही है कि तुम ध्यान रखना कौन क्या था। अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं, ग्वालियर का प्रमुख कौन था? तो ग्वालियर का प्रमुख होलकर थे? नहीं। भोसले थे? नहीं। सिंधिया। ग्वालियर में कौन थे? सिंधिया थे। इस पर टिक मार लो। गायकवाड़ भी नहीं थे। देखो, तो तुम लोग अपने PT के लिए मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करो, पढ़ो, लिखो, BPSC प्रीलिम्स में आएगा। और अगर मेंस की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन मेंस का भी देख लेता हूँ। मराठा साम्राज्य के विकास में शिवाजी से पेशवाओं तक हुए राजनीतिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। कहने का मतलब है कि जब शिवाजी ने अपने साम्राज्य की स्थापना की, और वहाँ शिवाजी के बारे में तुम बताओगे कि शिवाजी ने किस प्रकार युद्ध लड़ा, और इनके तमाम चीज़ें तुम बताओगे। और आंसर अपना कंप्लीट करने से पहले इतना बता देना कि देखो, अगर क्वेश्चन पूछ रहा शिवाजी से पेशवाओं तक, तो शिवाजी से लेकर तुमको पेशवाओं तक हल्का हल्का ग्रिप करना है। अगर मैंने तुम बताया कि कब कौन पेशवा रहा, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, 1707 के बाद से तुमको बताना है कि किस प्रकार छत्रपति के पावर कम हुआ, पेशवा का पावर बढ़ा। बाजीराव प्रथम के बारे में बताना है, नाना साहब के बारे में बताना है, नारायण राव के बारे में पता, उसका हत्या के बारे में बताना है, षड्यंत्र किस प्रकार स्टार्ट होती है, और 1818 के युद्ध के बारे में अंग्रेजों का मैं तुमको पढ़ाऊंगा, अंग्रेजों के युद्ध, अंग्रेजों की लड़ाई। तो उसको तुम लिंक करके आंसर लिखो, अच्छा आंसर बनेगा, ठीक है। तो लिखने का प्रयास करो, अगर तुमको हार्ड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्राई करो। आंसर मेंस का आंसर लिखने का कोशिश करो, कोशिश करोगे फिर तुमको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास हमारी जो होगी उसमें हम एक तरफ अंग्रेजों का और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य का लड़ाई देखेंगे, किस प्रकार दोनों की लड़ाई होती है, और एक भारत के सबसे शक्तिशाली एक साम्राज्य का अंत होता है। 1818 में पेशवा गद्दी को समाप्त कर दिया था, और धीरे धीरे जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भारत में फैलाव होता है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।